याद है मैंने करियर लॉन्चर में कोचिंग कर ली थी, 20,000 रुपए भर दिए जनवरी में, 15 जनवरी को, और 8 फरवरी को यूपीएससी बोलती है अब सीसैट नहीं है। वो 20,000 रुपए उधार में लेके भरे थे, वो भी डूब गए यार। अब तो खुद पे विश्वास उठ गया था, मोर ओवर जिनका मुझ पे विश्वास था उनका भी उठ गया था। ब्रेकअप हो गया, बंदी चली गई, सब हो गया। अब बोले भाई अब तुमसे ना हो पाएगा। अगर आप कोई चीज जो आप बहुत शिद्दत से चाहते हो उसे छोड़ देते हो ना, तो हर वो इंसान जिसने आप पे कमेंट किया था ना कि ये नहीं कर पाएगा, वो जीत जाए। 13 के बाद मैंने फिर अटेम्प्ट नहीं दिया। 14-15 मैंने मम्मी के साथ था और घर वालों के साथ था, माय फैमिली नीडेड मी। 15 में वी लॉस्ट आवर मदर, मतलब हम लोग ने वी लॉस्ट हर। फिर मैंने सोचा 15th में वापस में देने का, जब अब बोले भाई अब तुमसे ना हो पाएगा ना, तुम्हारा तुमने लॉ करा है, अब तुम्हारा प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है। अब 18 में अपन अकेले, 18 में कोई नहीं, सिर्फ एक इंसान साथ दे रहा था, मेरा भाई, जो मेरा पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। अच्छा, 17 के बाद पापा रिटायर हो गए। पापा का भी बर्डन भैया पे, मेरा भी बर्डन भैया पे। अंदर एक अलग गिल्ट चल रहा है कि करना है कि नहीं करना है। फिर 18 में मैंने डिसाइड किया कि 18 का एग्जाम दे देंगे। प्रीलिम्स के बाद मैंने एक जॉब साइन कर दी थी गुजरात में, कि प्री होते ही मैं गुजरात चले जाऊंगा और उधर से मेंस दे दूंगा और जो हो जाएगा ठीक है। अब जो सोचते हैं वो होता तो है नहीं। मास्टर ऑफ ट्रेजेडी तो था ना मेरे साथ। और अच्छा, मेरा ना हाथ फ्रैक्चर हो गया था ट्रेनिंग में, तो मेरे 9 सप्लीमेंट्री थे फाउंडेशन के, तो 30 तारीख को तो वहां पे 9 पेपर अलग लिखने थे। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, इस बार पढ़ाई नहीं होगी, इस बार जाएंगे अपन कॉन्फिडेंस के भरोसे। So welcome to another episode of Raw and Real Guys. Today we have with us प्रभात सिंह। तो प्रभात भाई, कैसा चल रहा है ऑफिस? आ रहा है जिंदगी में स्वाद वगैरह? कैसा अरे एकदम बढ़िया, स्वाद हम्म। ही स्वाद ले रहे हैं। अभी फील्ड विजिट से आए थे, मतलब आज तो यहाँ पे हैं, अभी नायर एकेडमी आए हम लोग। 3 महीने का फील्ड विजिट था, ऑलमोस्ट 3 महीने सिर्फ घूमे हम। सो हम्म। सब जगह, दिल्ली, मसूरी, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, साउथ, नॉर्थ, सब हो चुका है, सब घूम के आए हैं अभी। तो स्वाद ही हाँ, स्वाद आ रहा है अभी। घूमने फिरने का स्वाद आ रहा है थोड़ा अरे सा। एकदम बढ़िया। सही। तो आप आईआरपीएस में हैं और एक हाँ कॉमन जी। भाषा को जो समझ आता है, आईआरपीएस हो गया रेलवे का पर्सनल, यानी रेलवे वालों के हम्म, एचआर हो आप, है ना? हाँ रेलवेज में जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो हाँ डिपार्टमेंट आपका है। तो हाँ इसको लेके क्या फंडा है थोड़ा, क्योंकि हमारी जो यूपीएससी की जनता है इसको आईएएस आईपीएस आईएफएस के बियॉन्ड, आईआरएस के बियॉन्ड बहुत सर्विसेज का पता आइडिया होता नहीं है। वो एस्पायर भी हाँ। नहीं कर रहे होते, रैंक वैंक आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा अपनी सर्विस के बारे में बताओ, जैसे घूम फिर रहे हो इतना, तो हाँ बताओ कि भाई और सर्विसेज में भी घूमने फिरने की अपॉर्चुनिटी होती है। थोड़ा अपने काम के बारे में बताओ, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस हाँ। के बारे में बताओ। अरे गनीमत है कि तुमने आईपीएस को पर्सनल सर्विस बोला है। 90% लोग, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरे घर वालों को लगता था इंडियन रेलवे पुलिस सर्विसेज। तो प्रॉब्लम तो आधे ज्यादा लोगों को बताते हैं ना हम आईआरपीएस, तो या तो वो आईआरएस सुनते हैं, या तो आईपीएस सुनते हैं, या तो इंडियन रेलवे पुलिस सर्विस समझते हैं। बट सही। आईआरपीएस इट्स अ वेरी स्पेशल सर्विस इन इटसेल्फ। अगेन, जैसे जितना इंपॉर्टेंट आईआरएस है और आईपीएस है, उतना ही आईआरपीएस है। क्योंकि जब मैंने फिलअप किया था, ऑब्वियसली जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोग को नॉलेज नहीं होता है, हम लोग ऊपर की 4-5 प्रेफरेंस भरते हैं कि इनमें से कोई आ जाएगा। बट लकीली मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, मेरे साथ एक और एक आईआरपीएस ऑफिसर थे, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा ब्रीफ किया था कि रेलवे के 3 ऑप्शन थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि सर रेलवे के 3 ऑप्शन, इनमें पहला कौन सा बने? तो उन्होंने मुझे तीनों का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया और मुझे बताया कि तुम्हें पसंद क्या है। तो मैंने बोला सर मुझे पसंद है फील्ड, मुझे पसंद है इंटरेक्शन लोगों से। देन ही टोल्ड मी अबाउट आईआरपीएस, विच आई ऑल्सो टेल यू अगेन। ठीक है। So Indian Railway Personal Services जो है, it is first of all the only service in India which talks about HR and establishment. आप अगर अक्रॉस किसी भी सर्विस में चले जाओगे, देर इज नो डेडिकेटेड सर्विसेज टू फॉर मैन पावर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है। अगर आप आईएएस भी बनते हो तो आपका डेपुटेशन होता है डीओपीटी में। ठीक है, यू गो ऑन वर्क ऑन डीओपीटी। फिर आप अगर अपने स्टेट में हो तो जीएडी में जाओगे। आप आईआरएस कस्टम हो तो आपके आईआरएस कस्टम में एक डिपार्टमेंट होगा, एस्टैब्लिशमेंट, जहां पे आप कुछ टाइम के लिए टेन्योर करोगे। So you don't specialize in it. You just go there for a particular tenure in other services. Rather in IRPS, the best part is you do it in a specialization form. और आप जब ये करते हो रेगुलर रेगुलर, सो यू बिकम सो एक्सपीरियंस्ड इन दिस ऑफिस मैटर्स, जिसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज परेशान रहते हैं कि सर छुट्टी, सर प्रमोशन, सर हमारा ये नहीं हुआ, सर हमारे टीए फंस गया है, सर हमारे पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो चुके हैं, कोर्ट केसेस, मतलब जिससे सब कोई भाग रहा होता है।
हर गवर्नमेंट सर्वेंट इसी से परेशान होता है, आप देखना, यार मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था, यार मेरा ये नहीं होता, वही हम परफेक्ट करते हैं. So that is why Indian Railway Personal Services is known across India in all the departments. मतलब they have one of the best deputations. मतलब the officers in the, and they performed really well because see, at the end all the people coming in the holy list are equal, of equal caliber. There is no doubt about it, है ना. वो मार्क्स का ऊपर नीचे फेयर होना does not define a caliber. क्योंकि भाई देखो, सीधी बात बताओ ना, इस बार जिसका 400 रैंक आ रहा है वही बंदा तो अगले साल फर्स्ट रैंक ला रहा है, तो कैलिबर का तो डिफरेंस है नहीं, ठीक है, उस टाइम का डिफरेंस है. तो द आईपीएस पीपल हैव परफॉर्म वेरी वेल एंड दे हैव मार्क्ड देयर गुड नेम इन द इंडस्ट्री एज वेल. और वर्क लाइफ बैलेंस आप देखोगे तो इस जॉब में बहुत अच्छा है. मतलब आप 10 to 7 का जो ऑफिस जॉब रहता है वो तो रहता ही है. अभी रिसेंटली हमारा भी फील्ड इंटरेक्शन शुरू हो चुका है. मतलब यू गो ऑन फील्ड विजिट्स तो पहले भी था, पर नाउ वी आल्सो गो ऑन फुट प्रिंटिंग. अब नाउ विद द कमिंग ऑफ आईआरपीएस, द रोल ऑफ आईआरएमएस, the new roles will be defined again. But हाँ, IRPS works in coordination with all the departments of railways. ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है कि हर डिपार्टमेंट को आपसे काम होगा. आप एक बार को अगर आप इलेक्ट्रिकल में हो तो हो सकता है आपको किसी और डिपार्टमेंट से, कमर्शियल से तो पड़ता है, मतलब कुछ डिपार्टमेंट से ना पड़े काम, बट पर्सनल हैज टू टच एवरीवन पर्सनली. ये हमारा काम कहते भी हैं. आईआरएमएस क्या बला है, ये नई बला उठा के ले आए. पहले तो बहुत सारी 4-5 रेलवे की सर्विसेज थी, अभी कह रहे हैं इसको मर्ज करेंगे. सो इनिशियली सेट की यूपीएससी का प्रीलिम्स कॉमन होगा, मेंस में 4 ऑप्शनल होंगे, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कॉमर्स. तो ह्यूमैनिटीज वाले कह रहे हैं हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हिस्ट्री पॉल साइंस पढ़ के हम क्या करेंगे, मतलब हम तो ये दे ही नहीं सकते, फॉरेस्ट पैसे भी नहीं दे सकते वो. तो उनके लिए बहुत टफ हो गया. फिर सुनने में आया कि यूपीएससी नहीं 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 वापस पहले जैसे करेगी. तो ये आईआरएमएस के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है ना, इधर कोचिंग में है ना उधर एस्पिरेंट्स में है. तो आपको क्या लगता है एज जनरल पर्सन की आईआरएमएस को लेके गवर्नमेंट क्या सोच रही है या सरकारें क्या सोच रही है? सी अगर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो आईआरएमएस नो डाउट इज अ विजनरी चेंज दैट हैज बीन ब्रॉट इन रेलवे. अगर आप देखा जाए तो द वे रेलवेज इज एक्सपैंडिंग करेंटली नेक्स्ट 10 years, आप बजट ही देख लीजिए ना, जितना एलोकेशन है उसके अनुसार रेलवेज विल एक्सपैंड 5 fold. मतलब अभी हमारा बजट 2 लाख करोड़ है, 2.5 लाख हो गया, इट माइट गो टू 3 to 3.5 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 10 years, कमिंग 10 to 15 years. सो अब जो एक्सपेंशन है, दिस विल इंक्लूड मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, टू हैव सम इनिशिएटिव्स. प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं, लोगों को ये बहुत बड़ा मिथ है, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है रेलवे का, ठीक है. आप अगर आईआरएमएस की पोस्ट निकाल रहे हो तो आप कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर एक आईआरएमएस ऑफिसर रिक्रूट हो रहा है तो उसका अगर 22 साल की उम्र में रिक्रूट हो रहा है तो 60 साल की सर्विस तो करेगा. तो गवर्नमेंट को ये तो क्लियर है कि 40 साल, अगले 40 साल हम प्राइवेट नहीं कर रहे, है ना. इसका मतलब यही हो गया ना कि अगले 40 साल तक हमको एक ऑफिसर चाहिए. सो फर्स्टली तो वहां पे जो डर रहे हैं वो खत्म कर दीजिए. सेकेंडली कि जो ऑफिसर्स आईआरएमएस के थ्रू आएंगे, नाउ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी वे में भी काम करें और आपका जो टैलेंट और नॉलेज है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रिस्ट्रिक्ट ना रह जाए. साइलोज में काम करने से बेटर था कि आपका अगर नॉलेज है, यू आर गुड इन कमर्शियल, यू आर गुड इन मार्केटिंग, है ना, और आप जैसे फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग में थे, नाउ यू कैन डू मार्केटिंग बेटर. सो मे बी बिकॉज अभी आईआरएमएस के जो डिटेल्ड गाइडलाइंस है वो आउट नहीं है, तो हमको भी उतना कोई आइडिया नहीं है. बट यस, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू वर्क इन डिफरेंट ऑल डोमेन्स, एक्सपर्टीज होगा. अभी आईआरएमएस का जो नेक्स्ट बैच है वो इस साल ट्रेनिंग में आ जाएगा, फर्स्ट बैच, ठीक है, एंड वी आर द लास्ट आईआरपीएस बैच. तो जो नेक्स्ट बैच आएगा ट्रेनिंग में, यार उनको ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल होना क्या है, ठीक है. उनकी ट्रेनिंग, एक बार ट्रेनिंग शेड्यूल उनका आ जाए, और बाकी रेलवे मैनेजमेंट बोर्ड ने ये कोशिश करी है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एजुकेशन बैकग्राउंड हो, और किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड को ट्रेनिंग में भी प्रॉब्लम ना आए. वो बीच में उन्होंने किया था कि इंजीनियरिंग का एग्जाम निकाला था सिर्फ इंजीनियरिंग बेस्ड के लिए, बट करेंटली उसको भी थोड़ा होल्ड पे रखा है या उसको स्क्रैप किया. दैट इज नॉट माय, आई कैन नॉट टेक अ स्टैंड उधर, ठीक है, क्योंकि वो पॉलिसी डिसीजन है. हम तो अभी बस छोटे से सैनिक है फौज में. तो एक बार वो, अभी तक तो जो सीन है उसके अनुसार ये है कि एक ऑफिसर अगर रेलवेज में आएगा, सो ही विल हैव अ वेरी वाइड डोमेन. मतलब आई थिंक सो दिस इज द फर्स्ट मैनेजमेंट सर्विस इन एंटायर सिविल सर्विसेज हिस्ट्री
आज तक कभी कोई मैनेजमेंट सर्विस नहीं आई है। सो पीपल हु आर गुड इन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कमर्शियल, फाइनेंस, अकाउंट्स, एचआर, दे विल हैव अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव। और ह्यूमैनिटीज वाले भी इक्वली इतना ही ग्रो करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये जो स्वाद आ रहा है आपको आईआरपीएस में अभी यहाँ तक पहुंचने की स्टोरी क्या है, इसको शुरू से शुरू करते हैं। अपनी यूपीएससी की कहानी बताओ 2010 से। अरे यार, जर्मन जर्नी बहुत लंबी है। किसी किसी को बताता हूँ मैं कि मैंने 2009-10 से शुरू किया, तो बोलते हैं भाई तू क्या दादा दादा की उम्र में आईपीएस बना था? तो बोला नहीं, मैंने शुरू बहुत जल्दी कर दिया था। मैं ग्रेजुएट हुआ था तो मैं तकरीबन 19.5 साल का था, तो 2 साल का तो अटेम्प्ट ही देना अलाउड नहीं था। नसीब मेरा ऐसा था कि मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तब एक ऑप्शनल हुआ करता था जीएस में, प्रीलिम्स में एक, प्रीलिम्स में एक ऑप्शनल और एक जीएस का सब्जेक्ट, दोनों मिला के 450 मार्क होते थे। हम तैयारी कर रहे थे तभी यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अगले साल से ही नहीं होगा, अब सीसेट आ जाएगा। तो मैं सबको कहता हूँ कि मेरा जिंदगी का ख्वाब था यंगेस्ट आईपीएस बना, और मैं जब क्लियर किया तो मैं ओल्डेस्ट आईआरपीएस हूँ अपने बैच में। तो नेवर माइंड, बट ऑन अ फन पार्ट कि हाँ, इट हैपेंड इवेंचुअली। सो व्हेन आई स्टार्टेड, तो आई स्टार्टेड इन 2010 प्रिपेयरिंग। 11 में फॉर्मेट चेंज हो गया, सो नो वन वाज अवेयर कि क्या होना है। तो आई टुक अ गैप, और वैसे भी मैं 21 साल का ही हुआ था तब, तो मैं बोला चलो एक साल गैप लेते हैं। 2012 आई गेव माई एग्जाम। तब यूट्यूब नहीं था इतना एक्सेसिबल, और इंटरनेट पे तो कोई मटेरियल ही नहीं मिलता था। मॉक टेस्ट तो बहुत दूर की बात, आपको फोटो कॉपी शॉप पे जाना पड़ता था, किसी कोचिंग के कुछ क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, वो बड़ी बात होती थी। तो प्रीलिम्स को सॉल्व करने का तरीका नहीं पता था, और फाइनेंशियली मैंने बताया था तब मैं जॉब करके गया था, थोड़ा मेरे पास पैसे थे, तो आई कुड अफोर्ड कोचिंग, बट टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं था तब। तो 12 और 13 का जो एग्जाम दिया वो बहुत बेसिक नॉलेज से दिया था, और सीसैट की वजह से ना हर बार थोड़े मार्क्स से रह जा रहा था। मतलब सीसैट आई वाज गुड, आई वाज नॉट ब्रिलियंट। उस समय बच्चे सीसैट में 200 में से 197 ला रहे थे, 197, 200, तो कट ऑफ आपका 240 चला जाता था, 60% चला जाता था। सो वो मैनेज नहीं कर पाया मैं, मेरी गलती थी। तो 2012 और 2013 मैंने दिया, नहीं हुआ। फुल फ्लेज देने की कोशिश की। उसी बीच में क्या हुआ कि घर में थोड़ा दो सिचुएशन हुई। एक तो फाइनेंशियली वी स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन, मतलब मम्मी का कुछ इन्वेस्टमेंट था, पापा मम्मी का, वो फ्रॉड में चला गया था। देन जॉब चली गई थी फादर की, और मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, और शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 1 ईयर ऑलमोस्ट। तो उनके एक साल में कुछ तकरीबन 13-14 तो सर्जरी हो गई थी। तो कंटिन्यूसली आई वाज इन मुंबई, मुंबई दिल्ली कर रहा था। उसी बीच में मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया था, प्लान बी अपना मैंने शुरू कर दिया था। ये एक सही चीज मैंने करी कि मैंने 24 साल का हो गया था, मुझे पता था कि सिर्फ यूपीएससी पे अब ध्यान नहीं रख सकते। मैंने प्लान बी अपना शुरू कर दिया था कि 2 प्रीलिम्स नहीं हुए थे। 13 के बाद मैंने फिर अटेम्प्ट नहीं दिया। 14-15 मैंने मम्मी के साथ था और घर वालों के साथ था, माय फैमिली नीडेड मी। 15 में वी लॉस्ट आवर मदर, मतलब हम लोग ने वी लॉस्ट हर। फिर मैंने सोचा 15th में वापस में देने का, जब उनकी डेथ हुई तो मैंने बोला 15 में वापस देते हैं। फिर यूपीएससी ने सीसेट हटा दिया। एक बार पहले लगाया था, इस बार हटा दिया। अब मैंने बोला जीएस की तो इतनी तैयारी है नहीं, तो फिर, और मेरे को याद है मैंने करियर लॉन्चर में कोचिंग कर ली थी, 20,000 रुपये भर दिए जनवरी में, 15 जनवरी को, और 8 फरवरी को यूपीएससी बोलती है अब सीसेट नहीं है। वो 20,000 रुपये उधार में लेके भरे थे, वो भी डूब गए यार। मतलब भगवान। बहुत तकलीफ हुई थी वो। मैंने किसी और से लेके भरे थे इनफैक्ट, यार दे दे इस बार 20,000 दे दे, एग्जाम के बाद दे दूंगा, क्योंकि श्योर था कि सीसेट निकलेगा तो प्री निकल जाएगा। मैंने बोला ये तो कट्टा हुआ यार बहुत। फिर 15 तो दिया नहीं, फिर 16 को, 16 दिया मैंने लॉ खत्म करके। और उसमें भी एक कहानी ये हो गई कि जब तक 16 आया, 15 से 16 जो लास्ट ईयर था मेरा लॉ का, उसमें मेरी इंटर्नशिप्स काफी अच्छी लग गई थी। और मेरे जो लॉ फर्म्स थे जहाँ पे मैंने इंटर्न किया, दे वर रियली हैप्पी विद माय वर्क। सो आई गॉट एन ऑफर immediately after my last internship कि that you can join us. So I spoke to my senior, मतलब जिन्होंने मुझे ऑफर दिया था, इज वेरी फेमस, शशांक गर्ग है, एडवोकेट है, आर्बिट्रेशन फर्म में, वेरी नाइस लॉयर। सो आई स्पोक टू हिम कि सर ऐसा ऐसा हुआ था। तो उन्होंने एक ही बात बोली, प्रभात करना क्या चाहता है, सिर्फ लॉ करना चाहता है या सिविल देना चाहता है, दिल कहाँ पे? मतलब सर दिल तो वहां अटका है, 2010 से देखे बैठे हैं यहाँ पे अभी। मतलब अरेंज मैरिज हो रही है ये समझ लो, मतलब वो लव मैरिज होती, ये अरेंज मैरिज है।
तो बोले तू क्या करना चाहता है? मैंने सर क्या आप बताइए, मैंने आज तक किया नहीं, और घर पे भी अब सिचुएशन ऐसी नहीं है, जब मैं आया था तैयारी उस समय तब अलग थी, अब अलग है। तो उन्होंने बोला कि देखो एक काम करो, तुम्हारे कितने अटेम्प्ट बचे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने आप को 2 साल दे दो। 2016 हुआ था। बोले 2017, 2018, 2018 तक अगर इफ यू कैन क्रैक इट गुड, अदरवाइज कम बैक टू लॉ। मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मैंने बोला हाँ यार, एकदम समझदारी वाली एडवाइस है कि अगर वापस आना है तो वापस आने का रास्ता भी तो खुला रहना चाहिए, वरना वो भी बंद हो जाता और यहाँ भी आगे बढ़ जाते हैं। सो आई टुक 17 अटेम्प्ट। थोड़ा अगेन मिस्ड द प्रीलिम्स। अब तो खुद पे विश्वास उठ गया था। मोर ओवर जिनका मुझ पे विश्वास था उनका भी उठ गया था। ब्रेकअप हो गया, बंदी चली गई, सब हो गया। अब बोले भाई अब तुमसे ना हो पाएगा ना, तुम्हारा तुमने लॉ करा है, अब तुम्हारा प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है। अब 18 में अपन अकेले, 18 में कोई नहीं, सिर्फ एक इंसान साथ दे रहा था, मेरा भाई, जो मेरा पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। अच्छा, 17 के बाद पापा रिटायर हो गए। पापा का भी बर्डन भैया पे, मेरा भी बर्डन भैया पे। अंदर एक अलग गिल्ट चल रहा है कि करना है कि नहीं करना है। फिर 18 में मैंने डिसाइड किया कि 18 का एग्जाम दे देंगे। प्रीलिम्स के बाद मैंने एक जॉब साइन कर दी थी गुजरात में, कि प्री होते ही मैं गुजरात चले जाऊंगा और उधर से मेंस दे दूंगा, और जो हो जाएगा ठीक है। अब जो सोचते हैं वो होता तो है नहीं। मास्टर ऑफ ट्रेजेडी तो था ना मेरे साथ। मार्च का महीना आया, होली चल रही थी, मैंने बोला मुझे होली नहीं खेलनी, मेरे को देना एग्जाम। तो बोले अच्छा पानी पूरी तो खा ले। मैंने बोला ठीक है पानी पूरी खा ले। उस 3 पानी पूरी ने मेरा 18 का अटेम्प्ट ले लिया, मुझे हो गया टाइफाइड, फूड इन्फेक्शन। पता नहीं उसने क्या खिलाया, उस खाया, अगले दिन पेट खराब, हैवी टाइफाइड, हैवी वायरल लोड। मेरे साथ उस लाइब्रेरी के कम से कम 7-8 लोग बीमार हो गए थे, सबको टाइफाइड। 18 के एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत कॉन्फिडेंट था। लॉ ऑप्शनल भी तैयार था, सब स्ट्रैटेजी भी तैयार थी, तो हुआ नहीं। फिर एक साल गैप लेना पड़ा। अब मेन इशू यहाँ पे आया था कि 18 के बाद जो सोचना था कि देना है कि नहीं देना है, मेन क्राइसिस वहां पे आया कि अब फाइनेंशियली भी नहीं था, जॉब भी नहीं ली थी, पापा भी रिटायर थे, भैया पे कितना तक लोड डालते हैं। तो मैंने पार्ट टाइम कुछ काम शुरू किया था। मैं एक ट्रैवल कंपनी में कभी बच्चों को ले जाता था कसौल वसौल घुमाने, कभी वहां से थोड़ा खर्चा, कभी इधर ही कोचिंग में थोड़ा कुछ काम कर दिया छोटा मोटा। मतलब भैया से थोड़ा पैसा लेना है और थोड़ा खुद लेना है, करना है। क्योंकि अब पता था कि तैयारी हो चुकी है, 18 में ये पता था कि तैयारी हो गई है। अब तैयारी नहीं, अब सरवाइव करना था 19 तक, कि 19 के प्रीलिम्स तक बस सरवाइव कर जाए कि प्री देने मिल जाए, और एक बार प्री दे देंगे तो फोड़ देंगे। और जनवरी में मेरे को याद है, जनवरी तक मेरी इतनी अच्छी तैयारी हो गई थी कि मैंने, ओझा सर हैं, अवध ओझा सर, आप जानते होंगे, उनको एक फोन लगाया जनवरी में। मैं बोला सर तैयारी हो गई। सर बोले हो गई? बोला हाँ सर अभी से। बोला हाँ। बोला सर लिस्ट में नाम तो आ जाएगा, टॉप 100 क्लेम किया था मैंने, 277 ही पीछे है, बट ठीक। बट उस समय का कॉन्फिडेंस अलग था, मतलब अलग ही आसमान में था मैं। श्योर था जनवरी में हो जाएगा। पर मैं बोला सर एक इशू है कि सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो सर ने बोला देख बेटा प्रभात, जितने भी पैसे चाहिए ले ले, कर ले। नहीं सर अभी तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जब पड़ेगी तो दे देना। तो बोले हाँ हाँ। फिर कुछ दोस्त लोग भी थे, लाइब्रेरी में थे, एक सौरभ थे, मीनाक्षी थे, रामा थे, मतलब ये कुछ दोस्त थे मेरे। इन्होंने उस समय काफी सपोर्ट किया मुझे, इमोशनली हर तरीके से। तो 19 दिया मैंने। 24 12 12 या 14 घंटे मैं खींच रहा था लाइब्रेरी में, क्योंकि ये मेरा लास्ट था। आप समझ रहे, जो मेरे सर ने मुझे 2 साल दिए थे उसका ये लास्ट था। दिया, 19 का प्री भी निकला, उसी साल गुजरात पीसीएस भी निकला, और सारे एग्जाम निकलते चले गए। मतलब 19 में ये निकला, गुजरात निकला, गुजरात का उसके बाद एक और एग्जाम निकला, वो भी निकला। मतलब आई रोट एग्जाम्स एंड आई गॉट क्लियर 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 क्लियर। 19 के बाद देन देयर वाज नो स्टॉपिंग। देन द नेम वाज ऑलवेज इन द लिस्ट। So it is a thing with me. If I have taken the prelims and if I clear the prelims, my name is in the list. चाहे So स्टेट का हो या कोई भी। 28 प्रभात सिंह फाइनली अराइव्ड या और 20 19 28 के हो गया, 28 29 के ही हो गए उस टाइम, नहीं 30 हो गए थे तब तक। 30 हो गए थे। सो तब फाइनली 30 हो गए थे। 30 हुआ है। फिर मन की रैंक नहीं मिली तो फिर हुआ कि एक अटेम्प्ट देते हैं। 21 में दिया अगेन, कुछ गलतियां हुई, कुछ सुधार हुए, बट देन इंटरव्यू में कम मार्क्स आ गए। नहीं तो रिटर्न में इम्प्रूव कर लिया था मैंने। इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स पड़े थे, प्रिपरेशन टाइम तब मिला मुझे थोड़ा।
मेरी गलती थी एक्चुअली। हम लोग को ट्रैक पे ले गए रेलवे वाले, तो ऑप्शन दिया था छोड़ने का। मैंने बोला सर इंटरव्यू साइड में मेरे को घूमना है। तो मैं त्रियुण के पहाड़ पे बैठा हुआ था, नीचे से कोई चिल्लाते हो रहा है, अबे तेरा इंटरव्यू तो पहले ही दिन है। अब मैं उधर बर्फ पे ऐसा लेटा हुआ, मैं लगा अरे क्या बातें कर रहा है यार, अभी तो 14 दिन ही बचे हैं। और मेरे को आज भी याद है 17 मार्च को, 22 मार्च को लिस्ट आई, और मैं उधर पहाड़ पे ऐसे लेटा हूँ। उसने बोला यार तेरा इंटरव्यू तो 6 तारीख को ही आ गया है। मैं बोला अभी यहाँ से उतर के गुजरात पहुंचने में 4 दिन लग जाएंगे मुझे तो मैंने बोला कि आप इंटरव्यू कैसे देंगे। और अच्छा, मेरा ना हाथ फ्रैक्चर हो गया था ट्रेनिंग में, तो मेरे 9 सप्लीमेंट्री थे फाउंडेशन के। तो 30 तारीख को तो वहां पे 9 पेपर अलग लिखने थे। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, इस बार पढ़ाई नहीं होगी, इस बार जाएंगे अपन कॉन्फिडेंस के भरोसे। आई गॉट गुड डिसेंट मार्क, 168 मिला इंटरव्यू में। बट हाँ, अगर थोड़ा पढ़ा होता तो ऑब्वियसली मार्क्स और खींच पाता। तो दिस वॉज अ जर्नी, ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू आउट। पर सच मजा आया। चलो प्रभात, मेरा मन ही नहीं कर रहा आगे क्वेश्चन पूछने का। ऐसा लगता है आप ही को सुनता रहो, बिकॉज आपकी स्टोरीज में इमोशंस हैं, फन है, और इतना पेन है। सुनने में आपने जैसे प्रेजेंट किया है इसको, वो लग नहीं रहा कि पेन आपने हाइड कर लिया है। बट मम्मी चली गई, मम्मी हमेशा बहुत क्लोज रहती है किसी के भी। हाँ। मम्मी का जाना एक सेटबैक था। 4 प्रीलिम्स भाई, 4 बैक टू बैक प्रीलिम्स नहीं होना। बंदी तो ऑब्वियसली जाएगी, बंदी तो रुकेगी। तो कुछ था ही नहीं भाई। तो यू हाँ हाँ, ये 19 में यही हुआ ना। 19 में जब दोस्त ने पूछा कि तू देना चाह रहा है, मतलब देख भाई अब हारने को कुछ बचा नहीं है। मतलब पैसे तो पहले ही नहीं है, कंगले हैं, मतलब कुछ नहीं बचा है। नौकरी भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब हारूंगा क्या। पर अगर 19 निकल गया ना, मैं बोला तो जीत बहुत जाऊंगा। भाई, लेकिन वो तो जज्बा किससे आया भाई? 27-28 साल में 4 प्रीलिम्स फेलियर होने के बाद, दुनिया हार लेने के बाद, क्या था यार, क्या था जो मतलब केप्ट यू स्ट्राइविंग फॉर सो लॉन्ग? मतलब मैं तो नहीं कर पाता ऑनेस्टली। और मैं नहीं जानता बहुत हम्म, लोगों को जो ये 4 फिल्म्स फेलियर और आपकी सिचुएशन पे। एक तो होता है फाइनेंशियली थोड़े ठीक हो यार, या सर्कमस्टांसेस थोड़ा फेवर कर रही हैं आपके ना, आपके सर्कमस्टांसेस फेवर कर रही है, आप सर्वाइवल पे हो, बेयर मिनिमम पे हो। एंड देन ऑल्सो वो स्पिरिट, क्या क्या मोटिवेट करता है प्रभात इस टाइम एक एस्पिरेंट को यार, इतना बड़ा ख्वाब? आईएएस का एक नाम तो नहीं होगा? जब पेट में भूख लगती है तो नहीं नहीं, इनफैक्ट आईएएस। मैं तो आईएएस कभी भरा ही नहीं है, मैंने हमेशा हाँ, आईपीएस हमें भी नहीं, और वो भरा ड्रीम अपील भी नहीं करेगी भाई। क्या हम्म, था प्रभात? ऑनेस्टली थोड़ा लुक बैक करके बताओ कि यार वो 2018 में टाइफॉइड और हो गया आपको, बताओ, व्हेन यू वर फुली प्रिपेयर्ड, मास्टर ऑफ ट्रेजेडीज एज यू सेड, व्हेन यू वर फुली प्रिपेयर्ड आपको टाइफॉइड हो गया 2019। और आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस ऑफ 2019 में, यू वर वेरी श्योर कि प्रीलिम्स हो गया मेरा। जिसको भी आपने कहा प्रीलिम्स हो गया, आई विल क्लियर द लिस्ट। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? पहले इस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, चलो। यार एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैं जब 18 में जब मेरा नहीं हुआ, तो मैंने ना प्री का पेपर देखा। तो मैंने सबको बोला यार ये हो जाता है। फिर हाइंडसाइट पे तुम देखोगे तो रूम में तुमको हमेशा लगेगा कि भाई पेपर तो इजी था। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि ठीक है यार देखते, मेंस का पेपर आया। मेंस तक मैं ना तैयारी कर रहा था, नॉर्मल पढ़ रहा था। जब मैंने मेंस का पेपर हाथ में लिया, तो मेरे को लगा कि यार 20 में से मेरे को 6 या 7 से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, मैं लिखूंगा क्या। तो मैंने सोचा यार कि 4 साल जो मैंने तैयारी करी है, 8 साल, वो मैंने करी सिर्फ प्री की है, मेंस की तो करी ही नहीं है। ऑप्शनल तैयार कर लिया। देखो ऑप्शनल तो एक पोर्शन है यार, 500 मार्क। जीएस क्या। और यूपीएससी ने लकीली 17-18 से ट्रेंड चेंज किया था कि ऑप्शनल के अलावा जीएस डिसाइडिंग फैक्टर होना शुरू हो गया था 18 से। लोगों ने 450 480 जीएस में लाना शुरू कर दिया था। तो 2018 से पहली बार 483, मेरे को आज भी याद है, जीएस का टॉपर था 2018। और उसने रैंक खींची थी क्योंकि उनके जीएस ऑप्शनल में आए थे 246, पर जीएस में आए 483। पर जो भी था, मैंने 18 का पेपर देखा, मैंने यार तैयारी बहुत गलत चल रही। तो 18 में एक तो ये रियलाइजेशन इन द मंथ ऑफ सितंबर दैट माय ओरिएंटेशन वाज वेरी मच रॉन्ग। तो मैंने तुरंत 4 महीने लिए। मैंने उठाए टेस्ट पेपर्स, यूपीएससी के ही, मार्केट से टेस्ट सीरीज आगे नहीं लगा सकते थे तो उठाए पेपर। और एक लाइब्रेरी में एक फ्रेंड थी गरिमा, हम दोनों ने शुरू किया लिखना। मतलब यार कुछ हो जाए, आंसर लिखेंगे, सुबह शाम एक एक। 15 दिन के बाद मैंने लिखना शुरू किया टेस्ट। 15-20 दिन, 1 डेढ़ महीना, मेरे को याद है दिवाली के बाद 6 नवंबर को मैंने बैठा था। मेरे को डेट याद है इसलिए क्योंकि 6 नवंबर को मैं बैठा था पढ़ने। और मैंने बोला 6 नवंबर से 26 जनवरी होगा मेरा मॉक मीन्स। मैंने क्या किया था, यूपीएससी का प्री और मेंस के बीच में इतने एग्जैक्ट डे मिलते हैं पढ़ने के लिए, उसी को रेप्लिकेट किया यहाँ पे।
कि 6 नवंबर से लेके 26 जनवरी तक मैं पढ़ाई से नहीं उठूंगा, एक भी दिन ब्रेक नहीं लूंगा, और देखता हूँ क्या मेरा बॉडी वो प्रेशर झेल पाएगा। 14 घंटे पढ़ाई का, मतलब जीएस भी पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ना है, और टेस्ट भी लिखने हैं, मॉक्स भी देने हैं, सब देने हैं। मैंने यही किया। मैं डेली रात में, और मैं टेस्ट लिखता था रात को 10 बजे, ताकि मैं थकान में लिखूं, मतलब हर सिचुएशन में मैंने लिखने की कोशिश की, कि जैसे तबियत खराब है तो भी फीवर में मैं 10 क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर मेरे को मेंस के समय तबियत खराब हो गई तो मैं क्या करूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं। अगर मेंस के समय में ऑटो से जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया और भागते भागते पहुंचा, थका हुआ पहुंचा, तो मेंस लिखना पड़ा, तो मैं क्या करूंगा। मतलब मैंने हर सिचुएशन पे पेपर लिखने की कोशिश करी, कि वर्स्ट टू वर्स्ट मैं लिखता हूँ। दुनिया तुम्हें जब पागल मैंने, कर रही थी इस टाइम जब तुम ये सब कर रहे थे। तुम्हारे अराउंड के लोग ये नहीं कहते कि तुम पागल हो गया है लड़का है। हाँ यही बोल रहे थे कि तू करता क्या है, कहीं जाता नहीं है। मेरा सगा भाई मुझसे 800 मीटर दूर रहता था, बोलता था आजा, मैं नहीं आ रहा कहीं। न्यू ईयर पार्टी, वो तो भाई जॉब कर रहा था, अब तो पोजीशन उसकी भी अच्छी हो गई थी, पर कि आ जाओ ये वो, ऐसा नहीं। अच्छा, उस बीच में एक और हो गया था, घर में भैया भाभी भी डिवोर्स हो रहा था, मतलब काफी फैमिली इश्यूज और अलग भी शुरू हो गए थे। पर मैं 19 में अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुमने जीना कटना मरना है, कुछ कर लो, मैं हर सिचुएशन में आके एग्जाम तो दे दूंगा। बस ये मैंने रेडी करा अपने आप को। 26 जनवरी को मेरा आखिरी पेपर खत्म हुआ था, मैंने एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में दिया। 19 को GS1 दिया, GS2 दिया, 4 दिन ऑप्शनल रिवाइज करा, 26 जनवरी को ऑप्शनल का पेपर लिखा, जो 18 का पेपर हुआ था। मैंने लिखा, आराम से मेरा पेपर खत्म हुआ था। मैंने बोला सब तैयार है, मैंने सर को फोन किया, मतलब सर तैयारी हो गई, मतलब आप एग्जाम कब देना हो बता दो। तो ये जो चीज है ना, जो दिसंबर का टाइम है, मैंने नोटिस किया है, सारे टॉपर्स है ना, इसी को यूज करते हैं। अक्टूबर टू फेब जिसने यूज कर लिया, यू आर इन द लिस्ट। हम्म। वरना वो जो गैप है ना, रिलेटिव गैप, वो बहुत बढ़ जाता है। बच्चे पढ़ते हैं, अगस्त तो जोश में शुरू करते हैं, अक्टूबर नवंबर तक गाड़ी चलती है, फिर डाउन हो जाता आपने एक चीज अच्छी कही कि यू रियलाइज दैट इट हैपेंड फॉर गुड, क्योंकि आपने देखा मेंस की तैयारी तो थी नहीं, तो है। अगर मैं प्रीलिम्स क्रैक भी कर लेता तो अल्टीमेटली मैं लिस्ट में तो आता नहीं। सो नहीं ये आता। इंस्टेंट रियलाइजेशन आपको हुआ होगा, अरे अपन तो आंसर ही नहीं लिख पा रहे, प्रीलिम्स वही, थोड़ी भी होगी तो क्या ही करेंगे आगे जाके। सो हम हाइंडसाइट में ये भी लगता है कि वट एवर हैपेंड हैपेंड फॉर गुड, फॉर ये गुड, नहीं। रियली एक्चुअली फॉर गुड। बट जस्टिस हुआ आपको लगता है पूरी सिचुएशन में आपके साथ जस्टिस हुआ है? अगर आप हाइंडसाइट में देखो थोड़ा सा तो। थोड़ा लगता है कहीं की नहीं, जस्टिस की बात तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा लगता है कि एक मार्क और होता तो मैं आईपीएस होता। एक मार्क। हाँ, एक, इस आप साल एक मार्क, इस साल एक लास्ट ईयर एक मार्क होता। 21 में या 22 में 21 में। एक और मार्क। उससे पहले, हाँ, एक मार्क होता। और उससे पहले अगर 19 में देता, 18 में देता, तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं होता, तो हाँ मेरे रैंक में आईआरएस कस्टम मिलता, हाँ मतलब कोई और सर्विस मिलती। तो मैंने 3 ही सर्विस भरी थी, आईपीएस, आईआरएस कस्टम, आईआरएस आईटी, एंड देन रेलवेज। हाँ। मतलब आई डिड नॉट वांट टू डू अकाउंट्स एंड आईएएस। मतलब आईएएस और आईएफएस छोड़ के यू आर दी, आप क्लोजेस्ट पहुंचे हर सर्विस तक। हाँ हाँ। यार। और वही लगता था कि अच्छा, अगेन वन मोर थिंग, आई वाज वेरी मच एलिजिबल फॉर ईडब्ल्यूएस। मैंने हाँ 19 में ईडब्ल्यूएस बनवा भी लिया, पर अप्लाई नहीं किया, एथिकल ग्राउंड पे। ऐसे ही लगा कि यार, मुझे लगा कि ये और उन लोगों के लिए होना चाहिए जो और तो जल्दी एक्चुअली। करते थे यार, द कंडीशन आप बता रहे हो। नहीं, मेरा एलिजिबल था, आई वाज नॉट अर्निंग, माय फादर वाज रिटायर्ड, ही वाज नॉट अर्निंग, वी डू नॉट हैव अ होम इवन टुडे। आज भी हमारे पास घर नहीं है, तो प्रॉपर्टी की तो बात ही नहीं आ रही थी। पापा ने निकलवाया, थोड़ा दिन लेट हुआ था, पहला सर्टिफिकेट जिसमें वो केस भी हुआ था, याद है आपको तो, कि सर्टिफिकेट डिले हो गया था, उस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट कैट तक मैटर गया था। तो उनमें काफी बच्चों ने एप्लीकेशन फाइल करी कि पोस्ट डेटेड अप्लाई कर रहे थे। मेरे को भी पूछा गया, मैंने बोला यार नहीं करना, जनरल में चलेगा। वाह। वरना मेरा ईडब्ल्यूएस में 5th रैंक था ऑल इंडिया उस समय, 377 में। तो अभी तो प्रॉपर आईपीएस होते होम कार्डर मिलता है गुजरात, उस साल गुजरात में आईपीएस की सीट खाली हुई थी। तो एथिकली भी बहुत स्ट्रांग हुआ आप हैं, एथिक्स का हाँ, वो मैंने पेपर श्योर किया था कि, भी पढ़ा है ढंग मेरे से। को मॉक इंटरव्यू में दृष्टि आईएएस में पूछा भी था कि व्हाई डिड यू नॉट अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस। हाँ। मैंने, सर मुझे लगता है कि और जिनको चाहिए उनको मिलना चाहिए। मतलब मैंने तो एजुकेशन तक तो मैं वेल टू डू था, मतलब पापा मैंने भले स्ट्रगल से पढ़ा है, पर आई हैव रिसीव द बेस्ट एजुकेशन, गवर्नमेंट से ही मिला है। स्कॉलरशिप था मेरा, स्कूल भी मोस्टली स्कॉलरशिप में निकला, कॉलेज भी पूरा मैंने फ्री पढ़ाई करी है, चाहे स्टैट्स हो या लॉ। यार बहुत सारे अभी ओआरएन में हैं जो प्रीलिम्स 60 दिन है, और हम्म, प्रीलिम्स से बहुत रिलेट करेंगे अभी आपको, ठीक है, मल्टीपल हम्म, लोग हैं। और जो आउटसाइड यूपीएससी डोमेन है उनको प्रीलिम्स लगता है फर्स्ट स्टेज, उनको लगता है प्रीलिम्स तो हलवा है।
ठीक है, पहला ही स्टेज है। जिनको यूपीएससी का आइडिया नहीं है वो उसको नॉर्मल एग्जाम की तरह ट्रीट करते हैं कि पहला स्टेज प्रीलिम्स है, मेंस दूसरा है, इंटरव्यू तीसरा है, और हर स्टेज पे चीजें मुश्किल होती जाती है। एस्पिरेंट को ही पता है कि तीनों स्टेज क्या है। हम्म। तो उनको जस्टिफाई करना कितना मुश्किल है, एक तो बाहर वालों को समझ नहीं आता कि प्रीलिम्स का पहला स्टेज नहीं है, वो भी इक्वली डिफिकल्ट स्टेज है। इक्वली सारे एक्चुअली। एस्पिरेंट्स को अपने आउटसाइड द डोमेन, यूपीएससी डोमेन को समझाना है। ठीक है, और 3-3 4 साल प्रीलिम्स फेल कर चुके हैं, उन्हें खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, बाहर वाले उनको वैल्यू नहीं दे रहे। अब वो क्या करें लास्ट 60-70 डेज में, जो आपकी कंडीशन में, जो 2-3 प्रीलिम्स फेल कर चुके हैं, उन्हें आप यार क्या। एक तो पहली बात है ना, मैंने क्या किया था लास्ट अटेम्प्ट में, सबको बोल दिया था मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सबका विश्वास तो ऐसे ही उठ चुका था। सबका विश्वास मुझ पे, हम एक्चुअल प्रेशर कहाँ से ले लेते पता है, जब हम दुनिया को बता देते हैं कि हम प्रेशर ले रहे हैं। तो जैसे मैंने दुनिया को बता दिया ना कि मेरी नौकरी लग गई है 20,000 रुपये महीने की, एकदम कम, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही नल्ला डिक्लेयर कर दिया था कि ये किसी काम का है नहीं, 15-20 हजार की नौकरी कर रहा है, दिल्ली में एफिडेविट बनाता है। तो वो प्रेशर मैंने वहां पे कम किया था। सोसाइटल पापा को भी बोल दिया था कि थोड़ा एक टाइम चाहिए, मैं नौकरी ले लूंगा, वो थोड़े स्ट्रेस थे। तो एक तो आप है ना दूसरों को बता मतलब बंद कर दीजिए कि पहली बात यहीं से बोल दीजिए मैं एग्जाम ही नहीं दे रहा ये वाला। अब आई 60-70 दिन की स्ट्रैटेजी। तो मैंने जो लास्ट अटेम्प्ट में किया था 19 में, मैंने आपको बताया ना कि मैंने एक चीज समझ ली थी कि पूरा यूपीएससी का गेम टेम्परामेंट का है। हर पहले 4 अटेम्प्ट में क्या था कि पता नहीं था अंडरस्टैंडिंग की, एलिमिनेशन क्या होता है, ये सब नहीं होता। तो पहले मैंने जो आखिरी के 30 दिन से पहले मतलब अभी 60 to 30 में मैंने क्या किया, आई प्रिपेयर्ड माई वेपन्स। मतलब मेरे वेपन्स क्या होंगे, एक एलिमिनेशन मतलब पेपर को सॉल्व करने का लॉजिक, पेपर को सॉल्व करने का अप्रोच बिफोर 30 डेज। दिस इज माई रिकमेंडेशन कि एग्जाम से 30 दिन पहले आपके पास आपका पेपर को अप्रोच करने का स्ट्रैटेजी आ जाना चाहिए। आप एग्जाम में 70 क्वेश्चन टिक करोगे, 80 करोगे, 90 करोगे या 100 करोगे, बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनल एक्यूरेसी रेट, दिस शुड बी इन योर हैंड बिफोर 30 डेज, ताकि आप इस स्ट्रैटेजी को अगले 30 दिन लगा सको प्रैक्टिस में। और मैंने एक चीज शुरू कर दी थी एग्जाम से 3 महीने पहले, जहां पे भी सेंटर पे जाके मेरे को मॉक एग्जाम मिलता था संडे संडे, मैं वो जाके देता था, जस्ट टू रेप्लिकेट एंड प्रिपेयर माई बॉडी फॉर दैट सेम डे। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया था कि संडे मतलब अगर एग्जाम जो जैसे 2 जून था फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने उसको एक हफ्ते पहले आगे कर लिया था। मतलब 25 मई इज द प्रीलिम्स एंड इट इज जस्ट नॉर्मल अनदर डे, नॉर्मल संडे। सो एवरी संडे आई वुड वेक अप, हैव माई ब्रेकफास्ट बाय 7:38, टेक माई बाइक, गो कहीं पे, फिर 9 बजे लाइब्रेरी आऊंगा, और अगर कोई सेंटर में एग्जाम है तो जाके उधर सेंटर पे एग्जाम दे दूंगा। आई विल नॉट स्विच ऑन माई मोबाइल, सो आई रेप्लिकेटेड दिस। तो ये तो एक हो गया कि आप अपने आप को सिचुएशन के लिए, अच्छा टेस्ट में बिना एसी वाले रूम में बैठ के लगाऊंगा, मतलब क्योंकि मेरे साथ क्या था कि आखिरी था। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका चौथा पांचवा अटेम्प्ट है, जिनके लिए भी ये आखिरी है ना, प्रिपेयर योर सिचुएशन सेल्फ फॉर वर्स्ट। मतलब आपको डायरिया भी हो जाए ना तो भी आप एग्जाम में देने जाने के लिए रेडी होना चाहिए, इतना मेंटली आप स्ट्रांग हेडेड होना चाहिए। और एग्जाम से 30 दिन पहले आप अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कर लो एंड प्रैक्टिस दैट फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आखिरी के 30 दिन, एंड फुल लेंथ टेस्ट रैंडम पेपर्स। मतलब एक दिन सिविल डेली का फुल लेंथ टेस्ट लगा लिया, एक दिन किसी और का फुल लेंथ लगा दिया, सो यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर रैंडमनेस। तो एक ही टेस्ट सीरीज में ज्यादा स्कोर करके कोई मतलब भी नहीं है ना। और आपको पेपर को ऑन द स्पॉट, क्योंकि आप कितने भी तुर्रम खान हो जाओ, आप 1000 क्वेश्चन या 10,000 लगा लो, एग्जाम में आपको मिलेंगे 30 ही, बाकी 70 तो आपको ऑन द स्पॉट सॉल्व करना है। श्योर। यार तो आप वो टेम्परमेंट का गेम है पूरा। चीज कही कि गाइडिंग लाइट थे आपके उस प्रिपरेशन में, 4 साल बाद आपके कई दोस्त थे और किसी ने कहा कि ये हम्म। करोगे तो प्रीलिम्स सही से होगा, है ना। हम्म। वो मेंटोर, वो गाइडिंग लाइट, इसकी वो इम्पोर्टेंस। मेंटर, हाँ वो मेंटर मुझे मिले मेरे लॉ ऑप्शनल में, करमजीत सर, गिल सर थे। तो बहुत अच्छा उन्होंने मतलब, आई ओ हिम दिस रैंक एंड एवरीथिंग। तो मतलब मैं उनके पास गया था, मैंने बोला कि सर 4 उससे प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, आप ऑप्शनल तैयार करा दो। तो बोले ऑप्शनल तो बेटा तेरा तैयार करा दूंगा, प्री क्यों नहीं निकल रहा है, 4 अटेम्प्ट हो गए, तू 8 साल का ज्ञान रखा हुआ है, मतलब 8 साल में तूने हर बुक पढ़ डाली होगी। मतलब हाँ सर, तो क्यों नहीं निकल रहा है। मतलब सर 2-2 मार्क्स से रह रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या गलतियां कर रहा है, तो मैंने बताया सर मैं OMR गलत भर दे रहा हूँ, 16 के अटेम्प्ट में मैंने 2 सर्कल गलत भरे, आई मिस बाय वन वन क्वेश्चन, कट ऑफ वाज 116 एंड माय स्कोर वाज 113.66, और मैंने 2 MR भर। तो बोले ठीक है। फिर बोले और, मतलब सर क्वेश्चन में 87 करता हूँ या 90 करता हूँ। तो बोले यार तेरा इशू तैयारी का नहीं है, तेरा इशू कॉन्फिडेंस का है।
तू लगाएगा 100 क्वेश्चन। तो मैं बोला सर 100 आते नहीं मुझे। तो बोले एक काम कर, तू मॉक दे, जितने देर से लगते लगा, बाकी के तू मेरे नाम पे लगाना, सही हुए तो तेरे, गलत हुए तो मेरे। तो मैंने बोला ठीक है। मैं उनके उधर गया, उन्होंने पेपर बनाया, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने। तो बोले 15 लगा दे। मैं बोला नहीं सर, नहीं आ रहे, नेगेटिव हो जाएंगे। बोले डर क्यों रहा, लगा। मैं खड़ा हूं, लगा, मैंने लगाए 15। स्कोर जब चेक किया, मेरे 85 में से तो बहुत रॉन्ग थे, कुछ 35 रॉन्ग थे, इस 15 में से मेरे सिर्फ 4 रॉन्ग थे। तो उन्होंने समझाया कि जब तुम रिस्क फैक्टर कम में खेलते हो, तो बोले तेरा जो नेचर है, तेरा हर एक अलग होगा, ये मेरे साथ लग रहा है, हर एक के साथ नहीं होगा, कोई एक्यूरेसी पे काम करेगा। बोले यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्टाइल, यू आर अ फ्री पर्सन, यू आर सहवाग, यू कैन नॉट प्ले लाइक द्रविड। बोले व्हेन यू ट्राई टू बिकम द्रविड, यू डू रॉन्ग इन द क्वेश्चन, यू डू ओवरथिंक। बोले जा पहले दिन से फ्रंट फुट पे खेल, ये सारे 100 के 100 मारने हैं, सॉल्व करते थे, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कर ले, पर कर ले। एंड दैट हेल्प मी अलॉट। दोनों बार मैंने दोनों में 100 मारे, मेरा कट ऑफ से बहुत ऊपर स्कोर आया। बस एक चीज नहीं समझ आई कि जब लो ऑप्शनल लो कर लिया पूरा और प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी थी, और somebody लाइक यू जिसको पैसे की सख्त जरूरत है, वो एक अनसर्टेन एग्जाम में अपना भविष्य कैसे देख रहा था, रादर देन सेफ जॉब या जॉब के साइड बाय साइड करना। आपने कहा मैंने जॉब किया, जब बहुत सर्वाइवल पे बात आ गई थी, वो भी वो वाला नहीं जो आप कर सकते थे टू योर बेस्ट पोटेंशियल, आपने हल्का ही जॉब किया उस टाइम भी। वो फुल टाइम जॉब क्यों नहीं किया? वो इस अनसर्टेन एग्जाम में क्या होप दिख रही थी आपको इतने फेलियर्स के बाद भी? यार क्या हो गया था ना कि जब 16 दिया था, जब मैं बोला था ना कि 15 के बाद पहला ही अटेम्प्ट दिया था, तो 2 मार्क्स से रहा, तो अनसर्टेनिटी थी, पर एक होप था कि आई एम देयर, मतलब मैं बहुत पीछे नहीं हूँ। आई वॉज मिसिंग ऑन द, मतलब अगर 10,000 लोग प्री निकाल रहे हैं ना, तो मैं 11,000 में हूँ, तो मार्जिन बहुत क्लोज था। तो मेरा खुद पे ये विश्वास था कि अगर थोड़ी मेहनत या कुछ गाइडेंस मिल जाएगा ना, तो मैं 11,000 से 8,000 में तो आ जाऊंगा, मतलब प्री के अंदर तो आ जाऊंगा। और जॉब इस चक्कर में नहीं ली, क्योंकि क्या हो रहा था कि मेरे साथ एक इशू है, इफ आई टेक समथिंग आई डू इट होल हार्टेडली। जैसे मैंने इंटर्नशिप करी, बहुत अच्छे से करी, तभी तो ऑफर हुआ, वरना ऑफर नहीं करता, कौन से लॉ स्टूडेंट को होता है। तो जब मैंने अगर मैं लॉ करता तो मुझे पता था आई वुड मेक अ गॉड डैम ग्रेट लॉयर, ये तो पता था, आई डू अमेजिंग, ठीक है। बट देन दिस विल नॉट हैपन। एंड लॉ करता, सोसाइटी की हेल्प नो डाउट कर सकता था, बट उधर पैसा मेरे को ज्यादा दिखने लग गया था। और पैसा मैं 6 साल पहले छोड़ के आया था। मैं गुजरात में जब 2011 में आया था, तब मेरा पैकेज 16 लाख था। आई वाज एट 16 लाख प्लस अलाउंसेस, तो समथिंग अराउंड 18 लाख तब मैं कमाता था साल का, मतलब एक साल ही जॉब करने के लिए। तो वो कमा के मैं आया था। तो एक्सपेक्टेशन सबकी ये थी कि अगर ये वापस ज्वाइन करेगा तो काफी होगा। और अभी करंट सीटीसी मेरा 11 लाख है, 12 साल बाद। बट यहाँ सेटिस्फेक्शन है ना, कि यहाँ मन का कर रहे, एट द एंड यूपीएससी देके कर रहे। उधर लॉ में हमेशा ये रहता, पता है, एक बार एज चली जाती, काश ही बोलता रह जाता मैं, वो बोलते हैं ना लड़कियों को कि काश उसको रोक लेता। तो यहाँ भी वही हो जाता कि काश दे देता। और मेन बात एक और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप कोई चीज जो आप बहुत शिद्दत से चाहते हो उसे छोड़ देते हो ना, तो हर वो इंसान जिसने आप पे कमेंट किया था ना कि ये नहीं कर पाएगा, वो जीत जाए। हम्म। आप रिजल्ट में नाम ना आए वो अलग बात, पर अगर आप 100% दिए बिना निकल गए ना, तो वो एक्चुअली सही हो जाता कि ये नहीं कर पाएगा। अगर समझो मैं 100% देता, नहीं आता रिजल्ट ना, और तो वो लोग बोलते, तो मुझे बुरा नहीं लगता कि हम्म। यार कोई नहीं आएगी मैं 100%। पर मुझे अभी तक भी यही लग रहा था कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। बस ये 100% देने के मैं बोला एक बार दे दूं मैं 18 में आखिरी, 18 का 19वां, और वो शॉट लगी। अक्टूबर से फरवरी आपने कहा था कि जिसने 4 महीने कर लिए मेंस मेंस स्पेसिफिकली, हम्म। उसने फोड़ दिया यूपीएससी। क्या करना चाहिए उन 4 महीनों में, आपको क्या लगता है? 4 महीने में मुझे ये लगता है कि हर हर इंसान को वो करना चाहिए कि जो वो प्री और मेंस बीच में करना चाहता है, प्री और मेंस के बीच में। हम्म। जैसे अगर आपके पास 110 दिन है, तो आप ऐसे तो इन इसमें आप देखेंगे तो 135 दिन मिल रहे हैं आपको, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। पर अगर आप उसमें से सिर्फ 90 दिन आखिरी के, उससे पहले आप थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, जो आपके नोट्स बनाने हैं कर लीजिए, आंसर राइटिंग धीरे धीरे शुरू कीजिए, स्टार्ट राइटिंग बाय 1 or 2 आंसर्स एवरी डे टू 10 आंसर्स अल्टरनेट डे, और 2 टेस्ट इन अ वीक, एक ऑप्शनल का एक जीएस का। यहां तक जब आप पहुंच जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आंसर टू डे,
then you prepare yourself कि अगले 90 days are my main space. Then you make a strategy कि पहले 15 दिन में क्या रिवाइज करूंगा, ऑप्शनल पेपर 15 दिन क्या रिवाइज करूंगा, जीएस का कौन सा पेपर मेरा स्ट्रॉन्ग है उसको रिवाइज करूंगा, अरेंज और मॉक टेस्ट अकॉर्डिंगली, जैसे आप प्री और मेंस के बीच में करो. तो एक मॉक मेंस जब हो जाता है ना, तो आपका बॉडी और मेंटली आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो कि हाउ यू विल परफॉर्म. सो प्लान पहले से रेडी है. जैसे प्री हुआ आपको पता है अगले 110 दिन क्या करना है. यहाँ प्री होता है 10,000 में 5,000 बच्चों को पता ही नहीं होता क्या होता है, आधी जनता वहीं गिर जाती है. तो एक्चुअल कंपटीशन तो 5,000 बच्चों में ही होता है. राइट. यार आपने एक सही चीज कही, सुकून. कि सुकून आ गया उस टाइम. ज्यादा आप 10 साल पहले ज्यादा कमा रहे थे, लेकिन सुकून आज ज्यादा है. तो ये सुकून जो है, ये सुकून ही अल्टीमेट थिंग होती है. आपको राइट. सुकून ही ये अल्टीमेट पॉइंट है. ग्रेट. सो इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू प्रभात. आपने लाइफ में बेस्ट और वर्स्ट सब देखा है. आप अमीर थे, आप गरीब थे, आप सर्वाइवल पे आए, आपके पास सब कुछ था, आपने सब कुछ लूज कर दिया. एंड बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. और जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या कॉमनर जो भी देख रहे हैं, इस परसिस्टेंस को देखो, स्ट्रगल को देखो और चेरिश करो. प्रभात, लास्टली आप सुखी हैं, आप खुश हैं? को लगता है whatever you have gained in life, इससे ज्यादा नहीं डिजर्व करते थे यार. डिजर्व नो तो नेचुरल जस्टिस वाला आपने बता दिया, बट आर यू सेटिस्फाइड? सुकून फाइनली? yes. I'm very much satisfied अभी, और I think so I've got the platform. देखो, clearing UPSC is not the end goal for me. पहले भी it was just a thing that from where I can get a step. एक lower middle class family से आने के बाद you don't have a platform. Now I have that platform to prove myself. So now actual journey तो अब start होगी. एक्चुअल जर्नी और लर्निंग था. अब तो जो हम लोग पहले कर रहे थे ना, वो तो जंग की तैयारी थी. अब तो जंग शुरू होगी. नाउ वी विल स्टार्ट कि परफॉर्म करेंगे. एंड ऑन दिस नोट, प्रभात, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट सिविल. रियली मजा आया बात करके, और आपको मिला ये सुकून आपकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग रहे. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.